SC ST के पास जितना अत्याचार हुआ उतना जनरल EWS पे थोड़ी ना हुआ। आप बताइए कौन सा ब्राह्मण आज के समय में पिट रहा है या फिर कौन सा ठाकुर आपके सामने पे पिट रहा है। कास्टिज्म पहले होगा लेकिन आज मैं मानता हूँ कि उतना नहीं है। राजस्थान भी एक दलित बच्चे ने घड़े से पानी पी लिया तो उसके स्कूल टीचर ने उसको मारा और उसकी डेथ हो गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इतनी अच्छी पढ़ाई करी ना, तो उस पढ़ाई के लिए वो लड़ा। उतना भेदभाव उनके साथ नहीं हुआ जितना कि दिखाया जाता है, क्योंकि जो उनके फादर थे वो ब्रिटिश आर्मी में सूबेदार मेजर रैंक के ऑफिसर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन के फोटो और टाई लगा के वो फोटो आज भी अवेलेबल हैं। उस टाइम पे, जिस टाइम पे 2 वक्त की रोटी भी लोग अच्छे से नहीं जुटा पाते थे, उस टाइम पे प्रॉपर ऑर्डर देके जर्मनी से या कहीं बाहर से कैमरामैन बुलाए जाते थे। नमस्कार सभी को, मेरा नाम देवांश और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुखर्जी नगर में। जैसे कि हम सोशल मीडिया पे देख पा रहे हैं कि RHA रैपिडली एक्टिव है, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। CJP का प्रोटेस्ट थमने के बाद अब RHA बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है। लेकिन जो बच्चे हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वो इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या अगर रिजर्वेशन हटने से उन सभी को फ़ायदा होगा या नहीं होगा? आइए उन सभी से बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अभिषेक है और मैं यहाँ पे SSC की तैयारी कर रहा हूँ। SSC की तैयारी कर रहे हैं, कहाँ से आए हैं? मैं यूपी आगरा से बिलोंग करता हूँ। तो अभी जैसे कि मैंने भी बताया कि रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन रैपिडली एक्टिव है जी तो आपके हिसाब से अगर रिजर्वेशन हटता है जी तो सिर्फ जनरल कैटेगरी वालों को फायदा होगा या फिर SC ST वालों को फायदा होगा? वैसे हटना तो लगभग नामुमकिन ही है इस देश में। जी। तो आपका क्या? देखिए, बात रही फ़ायदे की, फ़ायदे तो आज तक किसी चीज़ से नहीं हुए। आप कितना भी कर लीजिए, रिजर्वेशन कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं है जो आपने बोला और हट गया। और अगर रिजर्वेशन हटेगा तो सबसे पहले एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज आएगा। और हम सोचें कि हटते ही आ जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सन 1948 से देश तब आज़ाद हुआ, 47 में। तो अरे यार, फिर से 47 हो गया। कोई नहीं बोलिए। हाँ, कोई नहीं 1947 में देश आज़ाद हुआ। 47, हाँ, 1947 के अंदर देश आज़ाद हुआ। तब से अब तक देश के अंदर इतनी सारी गतिविधियां चलती गई। आज भी धर्म के नाम पे या फिर जाति के नाम पे लोगों को उकसाया जाता है। तो आप एक दिन में ख़त्म करने के बाद ये बोलते सब लोग इक्वल हो जाएं, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो यही चीज़ है कि कुछ चीज़ें चेंज नहीं होंगी। जैसे चल रही थी, जैसे लोगों को उकसाया जा रहा था, अभी थोड़ा 50% पे उकसाया जा रहा है, हट जाएंगी तो 70% हो जाएगा। क्योंकि आप राजस्थान की कोई भी खबर उठा के देख लीजिए, एक दलित बच्चे ने घड़े से पानी पी लिया तो उसके स्कूल टीचर ने उसको मारा और उसकी डेथ हो गई। तो ये तो तब है, तब इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, तब इतनी सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से वर्क कर रही हैं, ये तब है, तब रिजर्वेशन है। तब हट जाएगा तो जो अपर कास्ट के लोग हैं वो लोअर कास्ट पे कितना अत्याचार करेंगे और कोई भी नहीं रोक पाएगा उसको। ना आप रोक पाएंगे, आज ये मेरे से आप इंटरव्यू ले रहे हैं, बिल्कुल नहीं रोक पाएंगे आप। अब मेरी बात ये है कि मान लीजिए कि एक बच्चा यहाँ पे गरीब तबके से आता है, लेकिन वो जनरल कैटेगरी का बिलोंग करता है जी, ठीक है। वो यहाँ पे आया, वो अपनी तैयारी कर रहा है। मान लीजिए ये जो जनरल कैटेगरी से आए हैं, जो कि हैं भी, जो जनरल कैटेगरी से आए हैं, और इनका जो फैमिली है ये इनको इतनी बैकअप प्रोवाइड नहीं करा सकता कि 1-2 अटैम्प्ट फेल हो गए तो सपोर्ट नहीं कर पाएगा, तीसरे में घर बुला लेगा, बेटा तू घर आ जा, यहाँ पे कोई जॉब वगैरह कर ले। लेकिन जो अगर उसके कट ऑफ आ रही है कि 85 तक कट ऑफ आ जाती है ना, कट ऑफ 85 की निकली इस बार, और इनके 86 87 आ जाते तो अच्छी बात है। अगर नहीं आते हैं और वहीं SC ST वालों के 75 की आ रही है और इनके आए 80, लेकिन और जो SC ST वाला बच्चा है उसके पास प्रिविलेज मौजूद है पर फिर भी वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है, वो तो गलत है। तो इस पे आपकी क्या राय है? वैसे SC ST नहीं हटना चाहिए, मैंने आपकी बात से सहमत हूँ। आपने बोला कि काफ़ी परेशानियाँ हैं, संविधान अच्छा तब जाके हालात हैं, लेकिन अगर ऐसे माहौल, ऐसी कंडीशन बनती है तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसे कि आपने बोला SC ST को रिजर्वेशंस हैं। अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरी की, जनरल कैटेगरी के अंदर भी गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स दे रखी हैं। अगर आप मतलब थोड़ा जनरल कैटेगरी के अंदर भी आप थोड़े पॉवर्टी लाइन से बिलो हैं तो आप EWS के अंदर आप अपना दाखिला करा सकते हैं। तब आप EWS का फ़ायदा उठा सकते हैं। तब आप इतने मैच्योर नहीं हैं, उन चीज़ों को सफल नहीं है अपने खर्चे उठाने के लिए, तो आप EWS के थ्रू भी तो आप अपने उसमें जा सकते हैं, आप अपना। लेकिन SC ST OBC रिजर्वेशन जितना प्रतिशत देता है उतना EWS नहीं देता है। सर, बात तो ये है ना कि SC ST के पास जितना अत्याचार हुआ उतना जनरल EWS पे थोड़ी ना हुआ। आप बताइए कौन सा ब्राह्मण आज के समय में पिट रहा है या फिर कौन सा ठाकुर आपके सामने पे पिट रहा है या फिर किसी के साथ दुरुपयोग किया जा रहा है, किस महिला के साथ किया जा रहा है SC ST, सिर्फ SC ST को छोड़ के। आप जानते हैं सारी चीज़ें। तो
आप कैसे कह सकते हैं कि ये सब चीज़ हटने के बाद भी, चलो बात रही मार्क्स की लेके, ठीक है, हर कोई अपनी मेहनत का ही पाता है, ठीक है, जो उसकी मेहनत होगी वो मिलेगा, ठीक है, ये उसने खुद से रूल्स नहीं बनाए, ये गवर्नमेंट के रूल हैं। अगर ये गवर्नमेंट के रूल हैं, उधर भी सब पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, अगर वो इन चीज़ों को फॉर्म कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ लाइक कर रही है ना। या तो ये चीज़ तो ना मैंने रूल बनाए ना आपने रूल बनाए, ये एक सबके देख रेख के अंदर ये सारे रूल्स बने गए और उन चीज़ों को फॉलो किया जा रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको कितने साल हो गए यहाँ पे मुखर्जी नगर? मुझे 4 साल हो गए यहाँ। 4 साल हो गए, मतलब फैमिली सपोर्ट कर रही है, प्रिविलेज सोसाइटी से आते हैं हम फैमिली में? हाँ, मतलब अभी तक तो कर रही है। हाँ, तो सवाल ये है कि आपकी तरह यहाँ हर बच्चा तो मतलब सपोर्ट नहीं कर पाता, अपनी फैमिली उसको सपोर्ट नहीं कर पाती कि चलो कर देते हैं बच्चे के लिए, लेकिन क्या लगता है यहाँ पे कि अगर कितने लोग हैं यहाँ पे जो 1 साल में रहकर 2 साल में रहकर यहाँ से चले जाते हैं जब बच्चों का नहीं होता? कितनी आबादी है यहाँ पे? 50 से 60% लोग तो अपनी 5, 6, 7 महीने की जो कोचिंग होती है उसे कंप्लीट करके वापस चले जाते हैं। रीज़न वही फाइनेंशियल कंडीशंस होती हैं। तो रिजर्वेशन कास्ट के हिसाब से ना देकर फाइनेंशियली दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। और अगर देखो, रिजर्वेशन और करप्शन 2 बहुत बड़ी मतलब देखा जाए तो मुद्दे हैं जिस पे बात होनी चाहिए, और यही दोनों पे आगे बेरोजगारी का जन्म दे रहे हैं। अगर रिजर्वेशन और करप्शन 2 चीज़ों पे अगर सरकार सही से काम करे तो बेरोजगारी को बहुत हद तक ख़त्म किया जा सकता है। क्योंकि रिजर्वेशन का फ़ायदा ये लोग नहीं कि मतलब SC ST कैटेगरियाँ जो फ़ायदेमंद लोग हैं वही ले रहे हों, जो प्रॉपर जनरल से आते हैं और इकोनॉमिकली मजबूत भी हैं वो भी अपने फर्जी सर्टिफिकेट बनवा के आज की डेट में एक पुलिस कांस्टेबल से लेके IAS तक लोग बने हुए हैं। तो जैसे मतलब कास्ट का सर्टिफिकेट बनवा के भी हैं, फिर PWD मतलब फिजिकल एंड आप देखो कई सारे IAS PCS, अभी शायद पूजा खेड़कर एक IAS थी मुंबई में, शायद वो पकड़ी गई। तो आज की बात करने का मुद्दा ना सिर्फ रिजर्वेशन है बल्कि करप्शन भी है। और जैसे कि बात करते हो आपकी कास्टिज़म, तो कास्टिज़म पहले होगा लेकिन आज मैं मानता हूँ कि उतना नहीं है जितना है। मतलब धर्म हो गया, जाति हो गया, ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस चीज़ें हैं। जहाँ है भी तो वो लोग कर रहे हैं जो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस हैं। और मतलब जैसे मैं जनरल एक बात करता हूँ कि जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिन्हें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो अगर तब भी देखा जाए तो तब भी मैं समझता हूँ कि उतना भेदभाव उनके साथ नहीं हुआ जितना कि दिखाया जाता है। क्योंकि जो उनके फादर थे वो मतलब ब्रिटिश आर्मी में सूबेदार मेजर रैंक थे। उनके जो फादर थे सूबेदार मतलब ब्रिटिश आर्मी में थे? ब्रिटिश आर्मी में सूबेदार मेजर रैंक के ऑफिसर थे। और सूबेदार मेजर जो रैंक है वो हाईएस्ट रैंक होती थी उस टाइम पे ब्रिटिश आर्मी में, जहाँ कोई भी इंडियन जा सकता है। क्योंकि वहाँ 2 तरह के पार्टीशन होते हैं, एक तो जो हमारी कमीशन पोस्ट होती थी, एक नॉन कमीशन। तो कमीशन पोस्ट पे तो सारे ब्रिटिश लोग रहते थे, लेकिन जो हाईएस्ट जो इंडियन जा सकता था वो था सूबेदार मेजर। तो वो उनके फादर थे और उस टाइम पे सूबेदार मेजर की सैलरी, फिर उनके बहुत सारे मतलब पॉलिटिकल फ़ायदे थे। तो मैं समझता हूँ कि अगर किसी के फादर सूबेदार मेजर हों और उनके साथ इतना भेदभाव हो, तो ये बात पचती नहीं है कहीं ना कहीं। मतलब सूबेदार मेजर भी हैं और ये दिखाया भी जा रहा है कि उनके साथ भेदभाव हुआ है। देखो मैं मतलब बाइस्ड बात नहीं कर रहा, मैं संविधान निर्माता ही वो क्यों होते फिर? मैं दोनों स्पेशली वो नहीं थे संविधान निर्माता, वो बहुत सारे लोग थे। देखिए मैं मतलब अध्यक्ष तो वही थे उस कमेटी का। जब इतना ही भेदभाव था तो वो होते ही नहीं फिर अगर लोग। हाँ ये बात भी है, वो भेदभाव इतना था तो होते ही नहीं वो। बहुत सारी चीज़ें हैं कि मतलब जिस टाइम पे 2 वक्त की रोटी, उस टाइम पे मतलब इतनी गरीबी थी क्योंकि अंग्रेज़ों का मतलब आक्रोश था। तो जिस टाइम पे 2 वक्त की रोटी भी लोग अच्छे से नहीं जुटा पाते थे, उस टाइम पे अगर आप देखो, गूगल भी कर लोगे तो मिल जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बचपन के फ़ोटो, सूट और टाई लगा के वो फ़ोटो आज भी अवेलेबल हैं। उस टाइम पे प्रॉपर ऑर्डर देके जर्मनी से या कहीं बाहर से कैमरामैन बुलाए जाते थे। तो ऐसी सुविधा का लाभ वही ले सकता है जो पॉलिटिकली और उसके पास प्रिविलेज हो, जो प्रिविलेज्ड हो। और मतलब मैं नहीं मानता कि उतना भेदभाव हुआ होगा कि जितना आज हमें बताया जाता है। जो अगर मैं बात करूं 47 से पहले की, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इतना किया
इतना जातिवाद नहीं होगा, बट वो तब भी सरवाइव करके चले गए, इतनी सारी चीज़ों को इतना अपर लेवल पे लेके चले गए, इतना उठा गए SC/STs को। तो कहीं ना कहीं इतना रिजर्वेशन मतलब इतना दी गई तो मतलब इतना वो नहीं होगा कि इतना सरप्रेस किया जा रहा है लोगों को। सर पहली बात तो उस बंदे ने इतनी अच्छी पढ़ाई करी ना, तो उस पढ़ाई के लिए वो लड़ा, वो सारी चीज़ें सीखी। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने मैं एक IAS IPS को बिठा दूं और अभी हम कुछ नहीं है सपोज़ करें, तो उस IAS IPS की बात ज़्यादा मानी जाएगी एज़ कम्पेयर टू हम दोनों के बीच की बात जो है। तो यही चीज़ थी, उस बेंच पे उस आदमी को बिठाया गया जो सबसे सर्वोच्च पढ़ा लिखा आदमी था, उसकी बात को सर्वोच्च माना गया। अगर मुझे बताइए कि अगर इस देश में वाकई में जातिवाद होता, जो कि इन्होंने बात बोली थी भैया ने, कि अगर इस देश में वाकई में जातिवाद होता तो वो उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के हेड कैसे बन गए, पहला सवाल। दूसरा ये कि जब उनके पिताजी ऐसी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, जब उनके पिताजी ऐसे ब्रिटिश गवर्नमेंट की आर्मी में जॉब करते हैं, तो तब कैसे प्रिविलेज नहीं मिल सकते, प्रिविलेज सोसाइटी से कैसे नहीं आ सकते। मैं सारे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे। तीसरी चीज़ ये कि आपने मुझे बोला कि आपने बोला था कि सिक्योरिटी टाइट है तभी नहीं बन पाया। सिक्योरिटी टाइट नहीं है, चीज़ों का बनने का प्रोसीजर लंबा है। चीज़ टाइट सिक्योरिटी में और प्रोसीजर लंबे होने में, कॉम्प्लिकेट होने में, दोनों में अंतर होता है। ठीक है, अगर मैं कोई डॉक्यूमेंट बनवाने जा रहा हूँ, अगर उसमें मुझे देखना पड़ रहा है कि डॉक्यूमेंट पूरे हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे काफ़ी सारे न जाने कितने सारे लोग हैं जो डॉक्यूमेंट बनवाने जाते हैं लेकिन धक्के खाते हैं सब कुछ चीज़ें होने के बावजूद भी। हाँ, माना कि आपने बोला कि रिजर्वेशन और करप्शन में बहुत अंतर होता है, ये करप्शन का पार्ट है, ये जातिवाद, ये कोई धर्म की, ये जात की कोई बात ही नहीं है। पर फिर भी मेरे डॉक्यूमेंट पूरे होने के बावजूद भी किस वजह से मेरा EWS नहीं बन पाया, वो तो अलग बात है ना। लेकिन सब चीज़ तो संपूर्ण थी मेरे पास, पूरी थी, पर नहीं बन पाई मेरे पास। मतलब भाई ने जैसे एक चीज़ अभी बोली कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सर्वोच्च पद इसलिए दिया गया क्योंकि वो काबिल ज़्यादा थे। तो वही चीज़ तो हम बोल रहे हैं कि मतलब जो रिजर्वेशन है वो आज भी कास्ट के आधार पे ना देके काबिलियत के आधार पे दो तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो जैसे मतलब जो आज के मैं देखता हूँ कि मतलब SC/ST वाले लोग या ये सब छोड़ो, पिछड़े लोगों का कहना मेरा मतलब जो इकोनॉमिकली पिछड़े थे, वो फिर जाति कोई भी हो सकती है, तो उन्हें उठाने का काम बाबा साहब ने किया, मतलब भीमराव अंबेडकर ने किया, ये अच्छी बात है। लेकिन उनसे पहले भी ज्योतिबा फूले थे, राजा राम मोहन राय थे, तो वो लोग उस चीज़ को बहुत पहले उठा चुके। और शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप जाओगे तो मतलब पहली महिला जो प्रोफेसर थी वो ज्योतिबा फूले जो हैं उनकी वाइफ थी, नाम मैं भूल रहा हूँ। उससे पहले राजा राम मोहन रॉय ने बहुत सारे ट्राइबल मूवमेंट और ऐसे मूवमेंट हुए जो हमें आज उतना नहीं बताया जाता है। क्योंकि देखो, मैं समझता हूँ कि चीज़ों को इंडिपेंडेंट के टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिसाइज किया गया, जिससे आज हमें सिर्फ ये पता लगता है कि जो भेदभाव है वो मतलब SC/ST वाले लोगों के साथ हुआ। तो मतलब मुझे लगता है कि भेदभाव कहीं भी है वो जाति को देखकर अगर हम ख़त्म कर, जैसे मैं मानता हूँ कि जातिवाद बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए हकीकत में। क्योंकि देखो, हमें हमारे देश को बहुत आगे जाना है। जैसा मोदी जी भी कहते हैं कि विश्व गुरु बनना है, तो वो हम तब तक नहीं बन सकते जब तक हम धर्म में लड़ते रहें, जाति में लड़ते रहें। तो कहीं आगे जाना है तो इन सब चीज़ों से हमें ऊपर उठना पड़ेगा।